नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंट इन्फो में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। इसमें मैंने जो मेन फैक्टर्स थे वो लिख दिए। वैसे तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बच्चे का विकास को प्रभावित ना करे। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। ओके, देखिए, न्यूट्रिशन हो गया, हमारा हेरिडिटी इन्वायरमेंट हो गई। ये तो हमारा नेचर वर्सेस जो नर्चर की डिबेट थी, उसमें भी इसका काफ़ी रोल था। सोशली कल्चरल हो गया, इमोशनल हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, जेंडर हो गया, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पूर्व परिवेश की जो स्थितियाँ थी माँ के लिए, वो क्या थी। एक एक करके हम सबको अच्छे से जानेंगे। पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी की। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। पहले हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, देन हम हिंदी में समझेंगे। अरे कहाँ गया, हाँ, देखिए, हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। द कलर ऑफ आइज, स्किन एंड हेयर एक्सेट्रा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन during the process of heredity. A lot of mental energy, skin and those who are born cannot be changed। मतलब कि बच्चे की जो आईज हो गई, बच्चे की स्किन हो गई, बच्चे का हेयर हो गया, ये सारे रंग क्या होते हैं, बच्चे के अनुवांशिकता के द्वारा डिसाइड होते हैं। जो वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान क्या होता है, बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि बच्चे में जो मानसिक योग्यता होती हैं और गुण होते हैं, वो सारे उसको कहाँ से मिलते हैं, अपने हेरिडिटी यानी कि अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जिन्हें हम वातावरण के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे की जीन्स में इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता। एनवायरमेंट बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को इफेक्ट डालता है, एक्सेप्ट जीन्स। ओके, यहाँ जीन्स की बात हो रही है, जीन्स मत समझ लीजिएगा। हाँ, तो देखिए, अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल हमारा 90 से 110 के बीच में, जो कि हमारा एक एवरेज आईक्यू जो लेवल होता है, इसको मानते हैं, तो अब बच्चा उस आईक्यू लेवल तक की जो हरकतें हैं वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिसाइड करने का काम हमारा एनवायरनमेंट का होगा। लेकिन एनवायरनमेंट ये नहीं करेगा कि बच्चे का आईक्यू अगर 100 है तो एनवायरनमेंट मिल गया तो बच्चे का आईक्यू 110 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन्वायरमेंट क्या करता है, बच्चा वहाँ तक उस आईक्यू लेवल तक पहुँच भी पा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीच बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं विकास की प्रक्रिया के दौरान। कुछ बच्चे होते हैं उस ऑब्स्टेकल्स को अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं वो अपने रियल आईक्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो क्रॉस कर जाते हैं वो बच्चे अपने आईक्यू लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़ है, वातावरण बच्चे का आईक्यू नहीं बढ़ा सकता, या बच्चे को जीन्स के थ्रू जो चीज़ें मिली हैं अपनी हेरिडिटी से उसको चेंज नहीं करेगा। इसके अलावा बच्चा अपने उस लेवल का पोटेंशियल शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि आप देखिए, किसी बच्चे में पोटेंशियल बहुत था, उसका आईक्यू भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उस बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पढ़ाई का मोल नहीं है, या जहाँ पे बच्चे को फ्रीडम नहीं है, या जहाँ कोई भी मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स है वहाँ पे, तो क्या होगा कि बच्चा अपने लेवल का जो उसके अंदर पोटेंशियल था, क्या वो कभी जान पाएगा? नहीं, वो सारा पोटेंशियल क्या होगा, उसके अंदर छिपा रह जाएगा। तो इस चीज़ में इन्वायरमेंट रोल डालता है कि बच्चा अपने जो उसमें जो खूबी है उसको निखार भी पा रहा है या फिर नहीं निखार पा रहा है। जैसे आपने की स्टोरी सुनी होगी, शायद मुझे सही से याद नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करती हूँ कि अगर शेर का बच्चा है, अगर वो गीदड़ के साथ में बचपन से रहेगा, तो क्या वो अपना जो पोटेंशियल होगा कभी जान पाएगा कि हाँ वो शेर का बच्चा है? वो तो खुद को गीदड़ की तरह ही समझेगा ना कि वो गीदड़ का बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं है, लाइक गीदड़ की वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं वही उसके अंदर है। इसलिए आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनमें रियल क्वालिटीज़ क्या हैं। उस चीज़ को इफेक्ट डालता है हमारा इन्वायरमेंट। लेकिन इन्वायरमेंट बच्चे की जीन्स पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उसके अलावा हर चीज़ पर डालता है। अगर बच्चे का आईक्यू अच्छा है, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, तो बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएगा। वही बच्चे का आईक्यू ख़राब है, तो ख़राब इन द सेंस उतना अच्छा नहीं है, और उसका इन्वायरमेंट अगर मीडियम रहा तब भी वो सही निकल जाएगा। तो ये चीज़ हमें इससे क्लियर होती है कि जो हेरिडिटी है वो डिसाइड करती है एक बच्चे का जो भी उसमें मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं या फिर जो भी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, बच्चा कहाँ से पाता है, अपने पूर्वजों से ही ग्रहण करता है, और जिस पे इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता। इन्वायरमेंट बच्चे के जीन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। इतनी सी चीज़ हमको इसमें समझनी है। फिर एक हमारा और कॉन्सेप्ट आता है इसी में कि यदि माता पिता लंबे होते हैं तो उनकी संतानें भी लंबी होती हैं। ये भी आपने देखा होगा, बहुत चलता है। लेकिन ये कहीं कहीं हमारा
इसका अपवाद भी देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस। देखो अपवाद तो हर जगह हैं, आप साइंस पढ़ो, आप मैथ्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर जगह आपको अपवाद मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे साइकोलॉजी में भी हैं, जिसको हम एक प्रिंसिपल है जो कि सोरेनसन ने दिया है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, या फिर प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। देखिए हिंदी में सैकड़ों नाम लिखे मिल जाएंगे, सिंपल सा एक शब्द है रिग्रेशन, इसको याद करना आपको ईजी पड़ेगा। और ये मत सोचा करिए कि मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि प्लीज़ हिंदी वाले बच्चों इंग्लिश में पढ़ा करो, इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है याद किया करो। देखिए मैं खुद भी हिंदी बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरी जो स्कूलिंग है वो भी हिंदी मीडियम से ही हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश को पढ़ना छोड़ दें। और साइकोलॉजी में अगर आपने बायलिंगुअल होकर नहीं पढ़ा तो सीरियसली आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश बोथ में लेके भी आती हूँ। आप एटलीस्ट जो टॉपिक है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये ज़रूर देखा करिए। ओके हाँ, देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन है ये किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। इसमें होता क्या है, देखो मीनिंग क्या होता है रिग्रेशन का, वो होता है अपोजिट यानी कि उल्टा। तो समझ में तो आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं। देखिए द अपोजिट क्वालिटीज़ ऑफ द पेरेंट्स आल्सो अराइज इन द चाइल्ड, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस the children of brilliant parents have a tendency to be less talented and the children of very poor parents have a tendency to be talented। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि माता पिता के विपरीत गुण भी बालक में उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और कभी कभी ये हमें देखने को मिलता है कि जो माँ बाप इतने होशियार नहीं हैं उनके बच्चे बहुत प्रतिभाशाली निकल गए। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अगर मैं कहूँ APJ अब्दुल कलाम हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, ये सारे लोग क्या हैं, क्या ये मतलब इतने रिच इन्वायरमेंट से भी नहीं आते, ना ही आई थिंक इनके पेरेंट्स इतने रिच, इतने हाईली एजुकेटेड होंगे कि मतलब इन बच्चा इतना होशियार निकल गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी एक मोटिवेशन होता है जो बच्चे को काफ़ी इफ़ेक्ट डाल देता है। तो इसमें सिर्फ होशियार है या फिर बुद्धू वाली बात नहीं है, इसमें चाहे वो लंबा हो, पतला हो, गोरा हो, कि गोरे माँ बाप के बच्चे काले हो जाते हैं या फिर काले माँ बाप के बच्चे गोरे हो सकते हैं, या फिर आप मतलब आवाज़ से भी ले सकते हैं। बहुत सारी फैक्टर्स हैं, यानी कि माँ बाप में जो जीन्स थे उसके अलावा बच्चे जो हुए वो डिफरेंट हुए, चाहे वो उनकी स्किल हो, चाहे वो उनका स्किन का रंग हो, या फिर कोई भी टेंडेंसी हो। ओके तो देखो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और इफेक्ट डालती है। हो सकता है ना माँ बाप हमारे मतलब माँ बाप का रंग ब्लैक था, काला था, डल था, ब्लैक तो नहीं बोलना चाहिए हमको, डल था, लेकिन माँ बाप के जो कभी पूर्वज रहे होंगे किसी पीढ़ी में उनका जो रंग था वो फेयर रहा हो, तो बच्चे ने उस वाले जो मतलब गुण होते हैं वो अडॉप्ट किए हो। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बहुत पहले का कुछ सिंबल था तो वही चीज़ उन्होंने कही है। सोरेनसन कहते हैं कि विपरीत जो गुण होते हैं माता पिता के वो भी बच्चों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रतिभा के स्तर पे हो या फिर उनके शारीरिक स्तर पे हो। लंबे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों की हाइट कम होती है, कहीं कहीं आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं कहीं पेरेंट्स की हाइट के में बच्चे बहुत लंबे निकल जाएंगे, कहीं कहीं बच्चों में मतलब पेरेंट्स में इतना स्किल नहीं था लेकिन बच्चों में बहुत हो गया। हो सकता है ना कि बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया हो और बच्चे का जो टैलेंट था वो निखर आया। तो यही चीज़ है, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे जो रिग्रेशन है इसका मतलब है अपोजिट यानी कि उल्टे से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आनुवांशिकता किस तरीके से एक बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि आनुवांशिकता ये चीज़ डिसाइड करती है, हेरिडिटी, कि हाँ इस बच्चे में कितनी मेंटल एबिलिटीज़ होंगी। वो अलग बात है, कहीं कहीं हमें इसके एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिलते हैं, जिसको लेके सोरेनसन ने अपना प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे भी उत्पन्न होते हैं जिसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे एक्सेप्शन बहुत मिल जाते हैं फिलहाल। तो ये लंबी बहस है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो हमारा ज्ञान की बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, इन्वायरमेंट जो होता है वो बालक के जीन्स को प्रभावित नहीं करता, इसके अलावा हर चीज़ को करता है। और बच्चे का IQ क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चे के जीन्स द्वारा ही डिसाइड हो जाती हैं। ओके, हेरिडिटी का आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है जन्म से पूर्व परिवेश की परिस्थितियाँ, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन बिफोर बर्थ। यानी कि देखो बच्चे का जब जन्म होने को होता है उससे 9 महीने पहले जो उसकी मदर है उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय बच्चे का जो विकास है वो माँ की शारीरिक और
मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब ये कैसे हो गया? देखो, बच्चे की माँ की अगर फिजिकल स्टेट अच्छी नहीं है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उनको खाने को सही से नहीं मिल रहा, या कोई उनका सही से देखभाल नहीं कर रहा जिस तरीके से होनी चाहिए, तो क्या होगा? इसका कहीं ना कहीं असर बच्चे के विकास पे पड़ेगा। जब माँ को ही खाने को नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो बच्चा कहाँ से अच्छा हो जाएगा? तभी ऐसे बच्चे आगे जाके जब दुनिया में आते हैं तो डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और मानसिक स्थिति की बात हो गई कि अगर मतलब इस टाइम पे पीरियड कह रही हूँ, सॉरी, हाँ, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जो मदर है वो काफ़ी टेंशन में रहती है, या फिर उनको कोई मतलब ऐसा अंदर ही अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो बहुत दिक्कतों में है, या फिर कुछ भी है जिससे उनकी मेंटल स्टेट हैप्पी नहीं है। अगर मेंटल स्टेट हैप्पी नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो बच्चे के विकास पे भी पड़ेगा। हो सकता है ऐसे बच्चे थोड़े इरिटेशन टाइप में होते होंगे जब जन्म लेने के बाद, या फिर इतने हंसमुख ना हो। अगर माँ जिस समय बच्चा माँ के पेट में था, अगर माँ हंसमुख नहीं थी, या फिर माँ बहुत डिप्रेशन में रही है, माँ टेंशन में रही, माँ को तनाव था, या जो भी चीज़ें रही हो, माँ के साथ में सिचुएशन रही हो, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अच्छी जो फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे उनको हर बुरी चीज़ से, या फिर उनके आगे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे चीज़ें हैप्पी हों, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनके जो कमरे होते हैं उसमें भी अच्छी सीनरी लगाना, या फिर अच्छी बातें करना, जिससे कि वो जो मदर है वो हैप्पी फील करे, जिससे बच्चा भी जब दुनिया में आए तो वो भी हैप्पी फील करे। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, पता नहीं क्या रियलिटी है नहीं है, कि जो जब भी हमारे इंडिया में चंद्रग्रहण पड़ता है तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको हमेशा दूर रखते हैं। चंद्रग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, कुछ भी हो गया, इनमें से कोई भी ग्रहण हो गया, जिससे कि उसकी जो हार्मफुल रेज होती हैं कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि ये बच्चे को इफ़ेक्ट डालती हैं। और मैंने तो अपने रियल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस भी की हैं जो कहीं ना कहीं मतलब वाकई ऐसा होता है कि जो हार्मफुल रेज होती हैं सूर्य ग्रहण के दौरान वो बच्चे को इफेक्ट डालती हैं, रियल में डालती हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं ना कि माँ से कहते हैं तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, बाहर नहीं निकलना है, सिलाई कढ़ाई नहीं करनी है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ग्रहण के समय उसको बिल्कुल शांति से कमरे में ही रहने देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं फ़िलहाल। तो ये क्या है, बच्चे की जो माँ है उसका शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है उसको बेटर रखा जाता है, जिससे कि बच्चा भी बेटर स्टेट में जन्म ले सके। अगर माँ कोई तनाव है तो बच्चा भी इरिटेशन कह रही हूँ, मतलब अजीब सा पैदा होगा। अजीब सा सेंस उसकी मेंटल जो लेवल होगा वो उतना सुकून में नहीं होगा। जहाँ एक हैप्पी मॉम है जिसको प्रॉपर पैम्पर किया गया तो उसका बच्चा जितना एक्टिव और हैप्पी होगा। तो इसीलिए इस टाइम में माँ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छा न्यूट्रिशन, उनकी मेंटल स्टेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द बॉम डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स टेकन बाय द मदर, सो द फैटस ऑफ अ मैलनरिश्ड मदर डेवलप लेट। देखिए, गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास माँ द्वारा लिए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करता है, इसलिए कुपोषित माता का भ्रूण देरी से विकसित होता है। वही बात जो अभी मैंने बताई थी कि अगर माँ को ही खाने पीने को नहीं मिल रहा तो बच्चा खाक होगा डेवलप, बच्चे को ही नहीं सही से विकास हो पाएगा, तो माँ का ही विकास नहीं हो पा रहा। मतलब माँ का विकास इन द सेंस कि माँ को ही पोषण तत्व नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ जो खाती है उसका ही तो जो अंश होता है वो बच्चे तक पहुँचता है और बच्चे का जिससे विकास होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे बच्चे कुपोषित भी होते हैं, पैदा होते हैं। फिलहाल ये हमारी थी दूसरी कंडीशन, दूसरा इफेक्ट फैक्टर जो बच्चे के विकास को इफेक्ट डालता है। तीसरा आता है हमारा शारीरिक विकार तथा रोग, मतलब कि फिजिकल डिसऑर्डर एंड डिसीज, जिसको हम कहते हैं बच्चे में कोई विकार है, बच्चे में बचपन में कोई रोग हो गया ऐसा जिसका जो इफेक्ट है उसके मेंटल लेवल पे वर्तमान तक रहता है, ज़िंदगी भर रहता है। देखिए, चाइल्ड गोइंग फ्रॉम नॉर्मल टू चैलेंजिंग ड्यू टू जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एज चिल्ड्रन विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़, मतलब कि अनुवांशिक या पर्यावरण कारकों की वजह से बालक का विकास सामान्य न रहकर चुनौतीपूर्ण बन जाता है, जैसे शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित बालक। अब एक बच्चा है जिसको बचपन में ही मतलब कोई ऐसा रोग हो गया जिससे उसकी फिजिकल जो बॉडी थी उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, या फिर मेंटली कुछ मतलब हो गया, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, डिसेबल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो डिसेबल, हाँ। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का पहली बात तो ये होगा कि उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो ही डाउन हो जाएगा। दूसरी बात ये होगा, अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं भी होने को होगा तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन करा देती है। अरे बताओ, उनका बच्चा ऐसा है, वो ठीक से भाग नहीं पाता, चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, या फिर उसकी आवाज़ ऐसी है, उसकी आँखें ऐसी हैं, मतलब
ये सारी बातें जो हमारी सोसाइटी में चलती हैं ना, ये चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है उसको बहुत लो बना देती हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे फिर आगे जा के खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर वो बोलेंगे या फिर कुछ करेंगे तो दुनिया वाले उन पे हंसेंगे। तो ये चीज़ें बच्चे को आगे तक मतलब फिर और उसे दूर रखती हैं कि बच्चा है जो अच्छा बोल सकता है, उसके अंदर अच्छी एबिलिटी है कि वो अच्छे से स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन बचपन में ही उसने सुना कि उसके जो पड़ोसी थे या पेरेंट्स या घर में भी कोई बोल रहा था कि बताओ इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये क्या बोलेगा, या फिर ये दौड़ नहीं सकता, ये डांस नहीं करता, अच्छे कैसे नाचता है बताओ। तो ऐसा बच्चा हमेशा एक फोबिया में रहेगा कि मैं स्टेज पे नहीं जाऊँगा, नहीं तो अभी मुझ पर 2 लोग हंसते हैं, फिर मुझ पर 20 लोग हंसेंगे। तो इससे बच्चे का विकास हर तरीके से, शारीरिक रूप से कहें या मानसिक रूप से कहें, प्रभावित होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें सोसाइटी के समझ में नहीं आती हैं। हाँ, तो देखिए, तो यही कुछ विकार हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। इसमें कोई हादसा भी हो सकता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसने उसे मेंटली लेवल पे बहुत ही मतलब कमज़ोर बना दिया कि लाइफ में वो जब भी कुछ करने जाता है तो उसको वही चीज़ें याद आती हैं, जिससे वो फिर कमज़ोर पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़ जिससे उसका मानसिक या फिर शारीरिक रूप से इफेक्ट डाल रही है। देखो, एक ये आपने पढ़ा होगा, इस चीज़ में पढ़ा देती हूँ। एक हमारा PWD एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 1995 में आया था, जिसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ को जोड़ा गया था। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे थोड़ा सा नॉलेज के लिए जानना अच्छा रहता है। फिर इसको चेंज करके 2016 में आया गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो कि 2016 में, इसमें जो 21 डिसेबिलिटीज़ थी उसको जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि अगर 40% तक किसी व्यक्ति में कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो उसको हम इस एक्ट के अंदर जो राइट दिए जाते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन उसका जो पैमाना है वो 40% होना चाहिए। देखिए, ये मैंने लिखा है PWD एक्ट 1995 में रिप्लेस हो गया PWD एक्ट 2016 से। तो ये तो हमारा हो गया शारीरिक विकार और रोग। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। फिर हमारा एक आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन हु हैव लो सिक्रिएशन ऑफ थायरॉक्साइन, देयर रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज स्लो। ऐसे बच्चे जिनमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका जो सिक्रिएशन है कम होता है, तो उनकी जो मानसिक विकास है वो भी धीमी गति से होता है। तो हम देख रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये भी बच्चे के विकास में प्रभाव डाल रही हैं। एक और हमारा होता है, देखिए मैं लिख देती हूँ, मैं इसमें जो लिखना भूल गई हूँ, 1 मिनट, कहाँ लिखें, 1 मिनट, हाँ ये ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, मैं लिखना एक, अरे व्हाट द हेल, हाँ देखिए, एक आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बारे में काफ़ी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जो बायो वाले बच्चे होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। ये वो हार्मोन है, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो बच्चे के विकास में चेंजेस लाते हैं और उसके विकास को इफेक्ट डालते हैं। देखो, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये लड़कों में जो डेवलपमेंट आते हैं ना बॉयज़ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे क्या होता है, जब बॉयज़ एडोलसेंस में एंटर करते हैं, यानी कि जब लड़का किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो इसका जो सिक्रिएशन है वो स्टार्ट होता है, मतलब इसका जो सिक्रिएट होना निकलना शुरू होता है, जिसके कारण लड़कों में दाढ़ी मूछें वगैरह अन्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो लड़कों में दाढ़ी मूछें या बाकी जो मतलब चेंजेस आते हैं किशोरावस्था की जो प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग होती है उस दौरान, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आते हैं, क्योंकि ये लड़कों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, TESTERO टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लड़कों में परिवर्तन, बॉयज़ में चेंजेस लेके आता है, ये बॉयज़ में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या करता है, किशोरावस्था में इसका श्रावण शुरू होता है, किशोरावस्था में इसका श्राव शुरू होता है, जिससे क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी मूछें देखने को मिलती हैं, यानी कि हेयर ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे एक हार्मोन होता है जो गर्ल्स में होता है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या करता है, जब लड़कियां किशोरावस्था में आती हैं तो उनकी जो बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, वो बॉयज़ के अंदर जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस, उसके लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है ये गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं जब वो एडोलेसेंस में एंटर करती हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 2 हार्मोन से, आप इसको याद रखना। मैं लिखना भूल गई अपने नोट्स में, मुझे अभी एकदम से याद आया तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो एड ऑन कर लेना। अब हम पढ़ते हैं अपने चार्ट से, क्योंकि मैंने ज़्यादा फालतू बकवास लिखी ही नहीं है, वरना वो लिखते लिखते। हाँ देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अरे खुल जा, हाँ हमने आनुवांशिकता पढ़ ली, पर्यावरण में तो सब कुछ आ रहा है, चाहे हमारा ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड हैं। हमने जन्म से पूर्व परिवेश की परिस्थितियाँ पढ़ ली, और हमने अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ बात हो रही है, देखो यहाँ जो हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल कंडीशन बिफोर बर्थ, इसमें क्या था कि बच्चे के जन्म से पूर्व जो बच्चे की माँ है उसको कैसे पैम्पर किया जा रहा है, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब बात हो रही है न्यूट्रिशन की, जो बच्चा दुनिया में आ चुका है उसको कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको खाना पीना मिल रहा है, सही से नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा उसको पोषण तत्व, तो क्या होगा, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ठीक से, जिससे उसके सारे जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो इफेक्टिव होंगे, चाहे वो फिजिकल वाला हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इमोशनली हो। ये सारी चीज़ें क्या आपस में जुड़ी होती हैं, हमको पता है। तो अगर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी लो हो जाएगा, जिससे उसका जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट आएगा, और जिससे वो इरिटेशन टाइप बच्चा बन जाएगा। तो उससे उसका सोशल और इमोशनल जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए। अब हमारे इंडिया में इतनी गरीबी है कि हाँ हर किसी को नहीं मिल पाता, हर किसी को, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ भूख के मारे मरते हैं। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स चलती हैं, बट रियल में चीज़ें उतना एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती कि स्कीम क्या है, और अगर पहुंच भी जाती है तो भी शायद उतना उसका लाभ नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है न्यूट्रिशन, और हमारे देश में बहुत बच्चे हैं जो कुपोषण की वजह से मरते हैं, कुपोषण का शिकार हैं एक तरीके से। तो न्यूट्रिशन हमें बच्चे को उसके अर्ली एज में प्रॉपर प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। जिन बच्चों को नहीं मिल पाता, ऐसे ही बच्चों को आगे चल के तमाम दिक्कतों का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर आते हैं सोशली कल्चर, यानी कि सामाजिक संस्कृति, कि बच्चा किस समाज से, किस परिवेश से आ रहा है। बच्चा अगर एक ऐसे समाज से बिलोंग करता है जहाँ पे सब लोग अच्छी मेंटलिटी के जो लेवल है उसके हैं, अच्छे कॉग्निशन के हैं, मतलब अच्छी सोच के हैं, कुल मिला के कहूँ तो उस बच्चे की भी जो थिंकिंग होगी वो अच्छी होगी, जहाँ बच्चे के विचारों को भी एक्सेप्टेंस मिल रही हो। जहाँ पे अगर बच्चा एक ऐसी सोसाइटी से आ रहा है जहाँ पे मतलब बहुत अजीब टाइप के लोग रहते हैं, और अजीब टाइप के आने की बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं, और जिनको मतलब नहीं है, जो देख रहा है कि उनके घरों में बच्चे सिर्फ काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करने नहीं जाते, ऐसी जो कॉलोनी है जहाँ पे क्या, यही हमारी कॉलोनी हो गई। देखो ये कॉलोनी है एक हमारी, ये कॉलोनी एक हमारी, ठीक है। इस कॉलोनी को हमने ए नाम दिया, इस कॉलोनी को हमने बी नाम दिया। ये वाली जो कॉलोनी है यहाँ पे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है। ये बी वाली कॉलोनी, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो आप बताओ कौन सी वाली जो कॉलोनी है जहाँ का बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा, बी वाली का ना, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आ रहा है, क्योंकि उसका जो परिवेश है वो भी अच्छा है। अब वहाँ के, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो हम वैसे तो आपने पढ़ा होगा, जो सोशल कल्चर थ्योरी है किसकी है, लेव वाइगोत्स्की की है, जिन्होंने क्या कहा है, बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है वो उसके विकास पे बहुत हद तक प्रभाव डालता है। अब वहाँ पे कौन कौन सी परंपराएं अपनाई जाती हैं, कौन सी ट्रेडिशन है, इन सब का बच्चे के विकास पड़ता है। आप यूएसए का बच्चा देखो, आप इंडिया का बच्चा देखो, आप इंडिया में भी साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये डिफरेंट इंडिया की जो साइड है वहाँ का देखो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। उस कल्चर की वजह से आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ या डिफरेंट टाइप से बच्चे की अपब्रिंगिंग देखने को मिलेगी। तो यही हमारा आता है सोशली कल्चर में। फिर हमारा आता है, एक मिनट क्या हो गया था कभी कभी बीच में, 1 सेकेंड, हाँ देखिए, फिर हमारा आता है सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चर, यानी कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। अब ये हमारी 2 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, एक फैमिली ये हो, एक फैमिली हो, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। ए फैमिली बहुत रिच है, ठीक है, बी फैमिली पुअर है। तो रिच जो फैमिली है वहाँ पे क्या होगा, देखो रिच फैमिली में बच्चों को न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिल रहे होंगे, बच्चे का एजुकेशन जो होगा वो भी अच्छा होगा, मतलब कि उन्होंने तो अपने तरीके से बच्चे को बेस्ट एजुकेशन ही प्रोवाइड करा रहे होंगे। अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़े या क्या करे, है ना। लेकिन ये जो पुअर फैमिली है, यहाँ पे खाने तक को पैसा नहीं होगा, पढ़ाई का तो छोड़ ही दो आप। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे का जो मानसिक स्तर है या वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट होगा। मानसिक क्या,
सारे होते हैं, क्योंकि हमको पता है पीसीएसई ये जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों आपस में जुड़े होते हैं। अगर एक पे इफेक्ट पड़ता है तो दूसरे पे भी पड़ता है, फिर तीसरे पे भी पड़ता है, फिर चौथे पे भी पड़ता है। तो वही चीज़, अगर एक परिवार में अच्छे लोग हैं, अच्छा मतलब परिवार रिच है, हेल्दी वेल्दी है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को अच्छा खाना पीना सब कुछ मिल रहा है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रखा है जिससे बच्चा भी हेल्दी है। और आपने देखा होगा जो हेल्दी इन्वायरमेंट के बच्चे होते हैं वो हमेशा आपको हैप्पी दिखते हैं, जहाँ हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। और वहीं एक जगह नेगेटिव इन्वायरमेंट है कि बच्चे के घर में बच्चा देख रहा है हर दिन मार कूट होती है, लड़ाई होती है, पापा आते हैं मम्मी को मारते हैं, या मतलब पापा बहुत शराब पीते हैं, इस टाइप की जो फैमिलीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जो इमोशनल लेवल है या जो कॉग्निशन लेवल है वहाँ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे बच्चे हमेशा सहमे सहमे रहते हैं, जो अपने घर में सिर्फ टेंशन इन द सेंस मतलब जुर्म देखते हैं या फिर इस सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और जबकि बच्चा है वो देख रहा है कि पापा शाम को आते हैं ऑफिस से, तो मम्मी आती हैं उनको चाय नाश्ता देती हैं, फिर मम्मी पापा बैठ के उस बच्चे के साथ बात करते हैं कि बताओ बच्चा आज तुम्हारा दिन क्या था, आज तुमने क्या पढ़ाई की, आज तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ऐसा बच्चा क्या है खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो वहाँ एक बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है। अब वहाँ जबकि दूसरा बच्चा क्या देख रहा है कि पापा आए मम्मी को कूटना शुरू किया। ये बहुत गलत चीज़ें हैं, मुझे बोलना भी नहीं अच्छा लगता ऐसी चीज़ें फ़िलहाल तो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यूज़ करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बच्चे का जो मानसिक लेवल है या बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आता है परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। फिर इसी से हमारा जुड़ा है इमोशनल। अगर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब बैकग्राउंड बेकार है, दूसरा पैसे से भी दिक्कत है, तो वहाँ पे इमोशनली भी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। बच्चा क्या है इमोशनल रूप से भी कमज़ोर पड़ता जाता है। जो पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है वो बच्चा, जो हेल्दी बैकग्राउंड से आ रहा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका इमोशनल लेवल अच्छा होगा। बट जो पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है बच्चा, उसका इमोशनल लेवल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई बात करने वाला ही नहीं है। मम्मी पापा को मतलब नहीं, मम्मी पापा की आपस में जो लड़ाइयाँ हैं वो ही नहीं निपट पाती हैं, बच्चा किससे अपनी बात करे। अब बच्चा जब कोशिश भी करता है कि पापा सुनो आज ऐसा हुआ, तो पापा कहते हैं जाओ मुझे नींद आ रही है, या पापा को होश ही नहीं है बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, मतलब बड़ा गंदा एनवायरनमेंट। फिर इससे क्या होता है, फिर हमारा आता है इंटेलिजेंस। देखो बुद्धि का विकास इसे कहते हैं, बुद्धि कैसे इफेक्ट डालती है। देखिए कुछ बच्चों में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। आप इसको मैच्योरिटी से जोड़ के भी देख सकते हो। आपने जनरल देखा होगा जो लड़कियां होती हैं उनमें बुद्धि का विकास होता है ना, वो 11-12 की साल तक अच्छे से हो जाता है। और जबकि लड़के होते हैं वो उनको 12-13, यानी कि लड़कों में जो बुद्धि का विकास है वो लेट होता है कंपेयर देन गर्ल्स। तो ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को पहले समझ आती है लड़कों के मुकाबले में। फिर आता है हमारा जेंडर, लिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब लड़का क्या है, लड़का और जो लड़की हैं उनमें आप डिफरेंसेस करते हो जो बच्चे के साइकोलॉजिकली उसके दिमाग को इफेक्ट डाल रहे हैं। अब बच्चा लड़का यहाँ पे देख रहा है, बहुत एक जेंडर खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है फिलहाल। हाँ, लड़का खुद यहाँ पे देख रहा है कि मम्मी जो उसकी सिस्टर है उससे कहती हैं तुम खाना बनाओ जाके, और लड़की से कहती हैं तुम जाके बेटा पढ़ाई करो। लड़की खाना बनाएगी और लड़का पढ़ाई करेगा। तो ऐसे में क्या है, ये लड़का यही सीख रहा है कि जो लड़की है उससे क्या करना है, लड़कियां खाना बनाती हैं। तो ज़िंदगी भर के लिए इसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि लड़की का काम तो खाना बनाना होता है, तो वो लड़कियों को उतनी वैल्यू नहीं देगा, या फिर हम कहें लड़कियों को लेकर उसकी सोच शायद बहुत लिमिटेड हो जाएगी। ऐसे लड़कों को ना आगे चल के बड़ी दिक्कतें भी आती हैं समझ से बिठाने में भी। तो ये हमारा जेंडर से आ गया, जहाँ पे वो जेंडर बेस्ड वहाँ पे टीचिंग हो रही हो, रूढ़िवादिता देखता है, लड़के लड़कियों के बीच में डिफरेंसेस देख रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहा है। तो ये भी बच्चे के विकास को इफेक्ट डालते हैं, उसके कॉग्निशन को, उसके इमोशनल लेवल पे। फिर हमारा ये तो हमने पढ़ लिया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन बिफोर बर्थ, ये कुछ थी, देखिए बहुत सारी आती हैं। इसमें मैंने भी आपको हार्मोन्स वाली भी ऐड कराई थी, हार्मोन्स हो गया, और भी आप जितनी चाहो उतनी ऐड कर सकते हो कि वातावरण में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना वो एक बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट डाल रही हैं। आप बस इतना याद रखो, जो आपका एक मिनट रुक जा, हाँ, आपका जो इन्वायरमेंट है इसमें जितनी भी चीज़ें शामिल हैं ये बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, इससे बजाय जीन्स को छोड़कर। इसको इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं करता, बाकी हर चीज़ को करता है। यही कुछ फैक्टर्स थे जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना, समझ जाओगे, इसमें इतना कुछ नहीं है। और क्वेश्चन आंसर मैं लेके आई हूँ तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसको समझना भी। और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगले कुछ दिनों से प्रैक्टिस जो सेशन होंगे वो भी प्रोवाइड कराऊँगी। एंड आगे अब हम पढ़ते हैं अपना एक और टॉपिक, वो भी हमारा कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को लेकर ही। देखो पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब बच्चे की पेरेंटिंग कैसे की जा रही है, ठीक है।
इसको मैंने एक ट्रिक से बताया, याद करने का बनाया है ट्रिक, लेकिन ट्रिक पढ़ने से पहले हम नाम पढ़ते हैं। देखो पेरेंटिंग स्टाइल जो है इसको तो देने वाले थे मैं हाँ अकॉर्डिंग बॉमरिंड थे, जिन्होंने 3 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल बताए। फिर लेटर देन कुछ एक और मनोविज्ञानी थे जिन्होंने एक और पेरेंटिंग स्टाइल को ऐड किया, फिर हमारे 4 हो गए। ठीक है, ये कहानी तो फालतू है, फिलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं हम, जो हमारी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो 4 तरीके की है। एक होते हैं ऑथोरिटेरियन, जिसको हम कहते हैं अधिनायकवादी। दूसरी जो पेरेंटिंग है वो होती है परमिसिव, जिसको हम कहते हैं अनुमोदक। तीसरी होती है निग्लेक्टफुल, जिसको हम कहते हैं बेपरवाह, जिसको हमने इन्वॉल्व भी कहा है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को मतलब ही नहीं है बच्चा कहाँ मर रहा है। चौथे होते हैं अथॉरिटेटिव, जिसको हम कहते हैं आधिकारिक। तो इसी को जो लर्न करने की ट्रिक है वो है अपना। देखो ए से हो गया अथॉरिटेरियन, बी से हो गया परमिसिव, एन से हो गया निग्लेक्टफुल, ए से हो गया अथॉरिटेटिव। ठीक है, याद ऐसे आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कुछ इसमें। बिल्कुल आप लोग अपनी लाइफ से जोड़ना और बताना कि आपके घर में कौन सी वाली पेरेंटिंग स्टाइल अपनाई जाती है। ओके, देखिए पहली हम पढ़ते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, यानी कि अधिनायकवादी परवरिश। ये बड़ी खतरनाक होती है, एकदम डेमोक्रेटिक, सॉरी तानाशाही टाइप की, लाइक हिटलर। हाँ देखो, इन दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द पेरेंट्स विदाउट आस्किंग लॉजिक बिहाइंड दिस। मतलब कि ये जो पेरेंटिंग है इसमें बच्चे से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वह अपने माता पिता द्वारा बनाए गए नियमों का बिना किसी तर्क या फिर क्वेश्चन किए वो चुपचाप मानता रहे। अगर माता पिता कह रहे हैं बेटा खड़े हो, तो बच्चा खड़ा हो जाए। बच्चा फिर ये ना पूछे क्यों खड़े हो, जहाँ बच्चे ने कह दिया क्यों, वहाँ बच्चा धै दूंगा, बच्चे को खूब कूट दिया रख के, कुछ इस टाइप की। मतलब बच्चे को मुँह से आवाज़ निकालने तक की आज़ादी नहीं है। बच्चा जो माँ बाप को अंधों की तरह मानते रहो तो माँ बाप के लिए आप सही हो, और जहाँ आपने अपने मुँह से चूचाएँ करी वहीं आपको धुनना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बुरी पेरेंटिंग स्टाइल है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको बच्चे को प्रेफरेंस देना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिसिप्लिन बहुत होता है, ओवर डिसिप्लिन होता है। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही होती है, और स्टेटस ओरिएंटेड यानी कि स्थिति उन्मुख होती है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से यही उम्मीद लगाते हैं कि बच्चे उनके हर नियम कायदे कानून को बस फॉलो करते रहें, किसी बात पे ऑब्जेक्ट ना करें, और जब पेरेंट्स जो कहें तब वो सुने। यहाँ पे कंट्रोल हद से ज़्यादा होता है, इतना कंट्रोल होता है ना कि ऐसे बच्चे आगे जाके फिर जब मुट्ठी से बाहर निकलते हैं तो तांडव मचाते हैं। फिर देखिए अकॉर्डिंग बॉमरिंड जो कहती है कि पता नहीं क्या कि स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये हमारा इस पे बेस्ड है कि स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब कि छड़ी छोड़ दो तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इनका मानना है कि अगर हमने स्ट्रिक्टनेस छोड़ दी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिगड़ने वाले वैसे भी बिगड़ जाते हैं, चाहे आप छड़ी छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन आपका ये तरीका नहीं होता कि आप बच्चे के साथ में ऐसी तानाशाही से पेश आओ। इसको याद कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे फिर दिक्कत क्या आती है ऐसे बच्चों के साथ में। सबसे पहले आती है द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ स्टीम इज सीन इन सच चिल्ड्रन बिकॉज देयर थिंकिंग एंड ओपिनियन वॉज नेवर गिवन वैल्यू। ऐसे बच्चों में क्या है, आत्मसम्मान की कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो उनकी सेल्फ स्टीम होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कभी भी उनके जो थॉट्स हैं या वैल्यू है, उन थॉट्स हैं ओपिनियन है, उनको वैल्यू नहीं दी गई। बच्चे के मन में क्या था सुनाई नहीं दिया, माँ बाप को बस अपना कहना है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जब वो इनको जरा सी भी फ्रीडम मिलती है ना तो एकदम से ये मतलब बहुत भूचाल ले आते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं अलगाववादी टाइप में बन जाते हैं, जिनके जब बच्चों को अपने ही घर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो बच्चा क्या होगा, अलगाववादी बनेगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे सीन चलता है। बहुत बुरी पेरेंटिंग का स्टाइल फैला रही है, इससे भी बुरी आएगी आगे। हाँ तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे कंट्रोल बहुत है, जम के कंट्रोल है, और क्वेश्चन करने का कोई राइट नहीं है। बच्चे के पास जो अधिकार हैं वो 0 हैं। सारे अधिकार कौन है, माता पिता के पास में, उनकी मर्जी, उनका बच्चा उनका गुलाम है, जैसे चाहें वैसे नचाएं। ओके, तो इसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। और यहाँ पे बच्चों को आती है दिक्कत सेल्फ स्टीम की, और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, क्योंकि इनके बातों को कभी सुना ही नहीं गया। ऐसी ही हमारी एक और आती है परमिसिव पेरेंटिंग। इसको हम कहते हैं अनुमोदक परवरिश। दे प्रायोरिटाइज बीइंग देयर चाइल्ड्स फ्रेंड्स रेदर देन बीइंग अ पेरेंट्स। ये किस बात पे जोर देते हैं कि ये बच्चे के दोस्त बन के रहते हैं बजाय उनके पेरेंट्स बनने के। अभी आप देखना इसमें भी कमी है फिलहाल, मतलब बहुत अच्छी से बच्चे के साथ में जो इनके टर्म्स हैं वो लाइक फ्रेंड्स वाले हैं,
दे आर सेट फ्यू रूल्स, थोड़े बहुत रूल्स बनाते हैं और ना के बराबर भी लागू करते हैं। एंड हैव फ्यू एक्सपेक्टेशंस, और कोई बच्चे से उम्मीद नहीं रखते, ना के बराबर ही उम्मीद रखते हैं। दे अलाउ देयर चिल्ड्रन टू मेक देयर ओन डिसीजन, अपने बच्चे को फ्रीडम देते हैं कि बेटा अपना निर्णय खुद ले, मतलब बेटा जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी। इस तरीके के हमारे परमिसिव पेरेंट होते हैं। देखिए इसमें भी दिक्कतें हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इतने फ्रेंडली बन गए हैं, बच्चे को छूट दे दी है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई की परवाह नहीं, बच्चा घूम रहा है भैया, बच्चा आवारागर्दी कर रहा है, बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं, पेरेंट्स तो फ्रेंड्स हैं। तो ये भी हमारी पेरेंटिंग स्टाइल गुड में नहीं आती। These children are more likely to experience problem with socially and tend to perform poorly in school. इन बच्चों में क्या होता है, सामाजिक तालमेल के साथ में समस्याओं का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है और वे स्कूल में भी खराब प्रदर्शन करते हैं। माँ बाप बन गए फ्रेंडली, माँ बाप ने क्या किया, अगर बच्चों ने 3-4 गलतियाँ भी की तो उसको इग्नोर किया। अब बच्चा जब घर पे गलती कर रहा है और घर पे उनकी गलतियों को सुधारा नहीं जा रहा, इन सेंस उनको समझाया नहीं जा रहा, तो वही गलती जब बच्चा बाहर करेगा तो सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करने वाली, वो तो आपको सुनाएगी या लड़ाई भी हो सकती है। तो सामाजिक तभी इन बच्चों का सोसाइटी के लेवल पे सामाजिक तालमेल नहीं बैठ पाता और फिर यही बच्चे मतलब काफ़ी इमोशनली लेवल पे अनबैलेंस रहते हैं और स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि इनके घर में कोई रूल्स ही नहीं है ना। बच्चा पढ़े ना पढ़े बच्चे की मर्ज़ी है, बच्चा खेले, बच्चा कुछ भी करे, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। इसलिए हम इस पेरेंटिंग स्टाइल को भी अच्छा नहीं मानते हैं। फिर हमारी एक और पेरेंटिंग स्टाइल आती है जिसको हम कहते हैं निग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। ये तो बहुत ख़तरनाक होती है। यहाँ पे वो वाले पेरेंट्स आते हैं जो बहुत हाई स्टैंडर्ड, बहुत रिच हैं, मतलब इतने रिच हैं जिनका बच्चा सुबह से शाम तक कहाँ है या कौन से क्लास में पढ़ता है उनको वो भी नहीं पता। बस बच्चे को पैसे दिए, बच्चे की अय्याशी पूरा करना इनका बस पर्पस होता है। माँ बाप दोनों अपने ही दुनिया में बिज़ी होते हैं और बच्चा अपनी दुनिया में बिज़ी होता है। सिंपल वर्डिंग में आपको समझा रही हूँ, बहुत आम भाषा में। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस पेरेंटिंग स्टाइल फ्यू डिमांड्स, लो रिस्पॉन्सिवनेस एंड अ वेरी लिटिल कम्युनिकेशन। मतलब कि इसमें ना तो कोई क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है पेरेंट्स बच्चों से, ना ही कोई उनकी डिमांड है कि बेटा तुमको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, इंटर में अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। और बातचीत भी ना के बराबर होती है, मतलब भी नहीं है बच्चे कहाँ पढ़े हैं। मैं बिल्कुल ही बेपरवाह, वो जो टीवी, वो जो सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल के जो एपिसोड होते हैं ना, लाइक दिस, बहुत हाई फाई जो पेरेंट्स होते हैं अमीर माँ बाप के, जिनके बच्चे में कोई और पाला होता है, जिन बिल्कुल इनको मतलब नहीं होता। हाँ, तो दीज पेरेंट्स ओनली फुलफिल द चाइल्ड बेसिक नीड, मतलब रोटी कपड़ा मकान, जो बच्चे की मूलभूत आवश्यकता होती है बस उसको पूरा करते रहते हैं, पैसे फेंकते रहते हैं। दे आर जनरली डिटैच फ्रॉम द चाइल्ड लाइफ, और अपने बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उससे मतलब नहीं। जब बात ही नहीं करोगे तो आपको पता कहाँ से होगा कि आपके बच्चे की लाइफ में घट क्या रहा है। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, फिर अलग अलग डिफरेंट कंपनी मतलब ज्वाइन करते हैं और बिगड़ते हैं। फिलहाल सिंपल सी बात में बोलूँ तो चिल्ड्रन टेंड टू लैक सेल्फ कंट्रोल, हैव लो सेल्फ स्टीम। इन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल कम होता है, क्योंकि इनको क्या है, हर चीज़ मतलब मिल रही है, तो इनको क्या है, इनको वही, ये लोग बच्चे, ऐसे बच्चे उम्मीद करते हैं अभी बाहर किसी चौथे व्यक्ति से बात करें तो ये भी उनके पेरेंट्स की तरह हो, बट वो नहीं होगा ना, वो आपकी गलतियों को नहीं सुनने वाला। तो लड़ाई भी बहुत जल्दी हो जाती है, इनमें घमंड बहुत होता है ऐसे बच्चों में, मेरे पास ये मेरे पास वो, और इनमें आत्मसम्मान कम होता है। ना तो ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना किसी चीज़ में, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ आवारागर्दी करने टाइप के होते हैं, क्योंकि इनकी पेरेंट्स इन पे ज़रा सी भी नज़र नहीं रखती, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा। बच्चा अगर रात की 12 बजे भी आ रहा है तब भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं करना कि बच्चा कहाँ था तू। माँ बाप को परवाह ही नहीं है कि बच्चा क्या करे। बच्चा, माँ बाप कैसे हैं, लाइक दिस कि आज की जो हम लोग बहुत तेज़ी से वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि माँ बाप क्या है, यहाँ बच्चे के साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, कुछ इस तरीके का आप मान सकते हो। इतना मॉडर्नाइजेशन वाला ये पेरेंटिंग स्टाइल है, इसी विदेशों में चलता है। फिर हमारा फोर्थ आता है दिस इज बेस्ट, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, यानी कि आधिकारिक परवरिश। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माँ बाप बच्चे के साथ में बैठ के प्रॉपर बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अगर वो कहीं पे मतलब वो फेल हो रहे हैं या फिर किसी चीज़ का सॉल्यूशन बच्चे के पास में नहीं है तो उसकी बात को सुन के एक रिजल्ट निकालना, बच्चे से उम्मीद भी रखना, बच्चे पे रूल्स लगाना। बच्चे पे रूल्स लगाते हैं लेकिन बच्चे के इमोशनल जो लेवल है उसको ध्यान में रखें कि हाँ, हमारा बच्चा अगर 5 साल का है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि बेटा जा तू IIT की तैयारी करना शुरू कर दे। तो बच्चे की एज, बच्चे की इमोशनल लेवल, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम इसको बेस्ट कहते हैं। अब आप लोग बताना कि आपके घर में कौन सी वाली
पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो होती है। हाँ, तो देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है, authoritative parents are responsive to their children and willing to listen to question. These parents expect a lot of their children but they provide warm feedback and adequate support. मतलब ऐसे माता पिता क्या होते हैं, अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सवालों को सुनने के भी इच्छुक होते हैं। मतलब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको प्यार से सुनेंगे, फिर उसको समझाएंगे। ऐसा नहीं है जो हमारी जो अथॉरिटेरियन था उसमें बच्चे ने अगर पूछा पापा आपने ऐसा क्यों कहा, पापा ने चटन कटा दिया रखे, तो वो वाला हिसाब नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को प्रेफरेंस दी जा रही है, बच्चे को प्यार भी करते हैं और बच्चे पे कंट्रोल भी, हर चीज़ बराबर में हो रही है। ये माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद भी बहुत रखते हैं, लेकिन वे बच्चों को पर्याप्त समर्थन भी देते हैं। मतलब जेड पीडी की तरह काम करते हैं कि बेटा तू ये काम कर सकता है, बेटे को बनना है आईएएस, ठीक है, एक मिनट, बेटे को आईएएस बनना है, तो यहाँ जो पेरेंट्स होंगे, अगर बच्चा कराएगा पापा ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, पापा कहेंगे, मम्मी पापा कहेंगे नहीं बेटा तू कर लेगा, तू कोशिश कर। बच्चे को सपोर्ट करते रहते हैं और बच्चे को कामयाब बना देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है रूल्स और डिसिप्लिन आर मेड कीपिंग इन माइंड द इमोशनल लेवल ऑफ द चाइल्ड। मतलब नियम और अनुशासन बच्चे के भावनात्मक स्तर को ध्यान में रखकर यहाँ बनाए जाते हैं कि बच्चा का जो इमोशनल लेवल है उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। होता है ना कि बाकी हमने तीनों पढ़ी, वहाँ पे क्या है, एक में इतना ज़्यादा रूल था कि बच्चे का बिल्कुल सेल्फ स्टीम जीरो हो गई। दूसरे में क्या था, दूसरे में ये था कि दूसरे में इतनी ज़्यादा छूट थी कि बच्चे को परवाह नहीं है अब अपने किसी चीज़ की। तीसरे में क्या था, तीसरे वाले में जो निगलेक्ट पे उसमें बिल्कुल अयाशी वाला हिसाब हो गया। माँ बाप को अपने लाइफ से मतलब है बच्चा पैदा करके छोड़ रखा है, बस पैदा करने का माँ बाप का था, उसके बाद बच्चा अपनी खुद जो भी करना है करे, बस बच्चे को पैसे वैसे दे पड़े हैं। फिर हमारा क्या आता है, हाँ देखो, दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज़ डेमोक्रेटेड। ये लाइक कैसी होती है, लोकतांत्रिक होती है। मतलब बच्चे को यहाँ पे सुनते हैं। जैसे हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसे ही इस पेरेंटिंग स्टाइल भी कैसी है, एक डेमोक्रेटेड है। इसमें बच्चा हैप्पी होता है, कैपेबल भी होता है और सक्सेसफुल बनता है। बच्चे को हर तरीके से आप सपोर्ट दे रहे हो ना, जेड पीडी का काम करते हो तो बच्चा सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए हम इसको बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल मानते हैं और ऐसे बच्चे समाज में भी अच्छे ज़्यादा तरीके से बिहेव करते हैं, सोशली भी, क्योंकि इनका जो इमोशनल लेवल है वो अच्छे से बैलेंस होता है। तो ये हमारी 4 पेरेंटिंग स्टाइल थी जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था ये बच्चे का विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स ही थे। देखिए इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने कराया ये आपके लिए। एक मिनट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जिन बच्चों को लंबा चौड़ा पढ़ने का शौक ना हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं है, तो बच्चे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। देखो अपना, ए से हमारा हो गया अथॉरिटेरियन, पी से हमारा हो गया परमिसिव, एन से हो गया निग्लेक्टफुल, ए से हो गया अथॉरिटेटिव। देखो अथॉरिटेरियन में क्या है, यहाँ पे चलती है डिक्टेटरशिप, यहाँ पे रूल्स हाई है, इसलिए बच्चे के इमोशंस की परवाह नहीं है। इमोशन लो, देखो अगर मैं ऐसा लगाती हूँ ना एरो तो इसका मतलब होता है हाई से, ठीक है। अगर मैं एरो लगाती हूँ नीचे की ओर तो इसका मतलब होता है लो से, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो हमको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल बहुत है और केयर ना के बराबर है, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं अथॉरिटेरियन। क्या है अथॉरिटेरियन में, डिक्टेटरशिप वाली ये पेरेंटिंग स्टाइल है, तानाशाही वाली। दूसरा यहाँ पे रूल्स बहुत है, इमोशनली सपोर्ट जीरो होता है, कंट्रोल बहुत है और केयर ना के बराबर है। फिर हमारी आती है परमिशिप, जिसको हम कहते हैं फ्रेंडली जोन वाला जो होता है। फ्रेंडशिप हमने ऊपर पढ़ी थी ना, तो वही वाली है। यहाँ पे रूल्स बहुत कम है, बच्चे को छूट दे रखी है, फ्रीडम बहुत है, कंट्रोल कम है लेकिन केयर बहुत है। मतलब मेरा बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है, ये पढ़ लेगा, आज दिन तो क्या हुआ। कुछ इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं, अरे हमारा छोटा बच्चा है, पढ़ लेगा, कल पढ़ लेगा, आज नहीं पढ़ा, अगर इस बार फेल हो गया कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लेगा, पास रहेगा। कुछ इस टाइप के पेरेंट्स जिनके लिए बच्चे बिल्कुल बच्चे ही होते हैं बस। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है ना। आपको बच्चे की पढ़ाई के साथ में समझौता हो, उन हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। फिर आता है निग्लेक्टफुल, जिसको हम कहते हैं वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ पे क्या है, केयर भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, अटेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस बच्चे को पैदा किया और छोड़ दिया, इस तरीके का चलता है। तभी हमने इसका नाम दिया निग्लेक्टफुल, मतलब माँ बाप बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं बच्चों को। फिर आता है अथॉरिटेटिव, जो कि हमारी बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल होता है, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटेड। यहाँ पे माता पिता बच्चों के जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और केयर कंट्रोल दोनों चीज़ें बराबर में चलती हैं। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी जो कोशिश है ना, ये छोटा सा जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया, इसको समझाने के लिए ये अच्छा लगा होगा। जब आपको रिवाइज करना हो आपको ये हेल्प करेगा। मैंने इसमें की
जो की पॉइंट्स हैं या की वर्ड्स हैं वो ओनली लिखे हैं, जो आप अगर आपने पीछे वाली थ्योरी पढ़ी होगी ना, पढ़ लोगे 2-4 बार, तो आप इजीली इसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस। आज मैंने कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन क्या करें, एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, बाकी क्वेश्चन तो हमारे प्रीवियस ईयर के जो टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं वहीं से उठाए गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं, प्लीज़ दिया करिए, इससे मुझे समझ में आएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। देखो, फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स शुड, मतलब बच्चे की जो हारमोनियस यानी कि पीसफुल डेवलपमेंट है बच्चे के विकास का, उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। इसका हिंदी में नहीं किया है, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, प्लीज़ लो ना, मतलब परेशान मत होइएगा। देखो, प्रोवाइड ओवर प्रोटेक्शन, यहाँ जहाँ बात आ जाए ना कि माँ बाप बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन देते हैं, वो तो हमारा खारिज से गलत है आंसर। रेगुलरली कंपेयर द चाइल्ड विद अदर, कंपेरिजन की बात तो बिल्कुल गलत है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। प्रोवाइड कॉन्क्लूसिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट मतलब समायोजन वाला प्रोवाइड करना चाहिए, ये हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोवाइड अंडर प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड, मतलब उसको आप अपने अंडर प्रोटेक्शन में रखते हो, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट होगा सी वाला, प्रोवाइड कॉन्क्लूसिव इन्वायरमेंट। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आंसर पूरा एक साथ क्यों नहीं आ रहा, फिर से देखो। फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट मतलब पीसफुली डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे के व्यक्तित्व का क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको एक कॉन्क्लूसिव यानी कि समायोजित इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ये देखिए मैंने इंग्लिश हिंदी कर दिया यहाँ पे फिलहाल, करे आ जाओ। हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पेरेंटिंग शैली बच्चों की सामाजिक क्षमता के विकास के लिए सबसे प्रभावी होती है। तो बताइए आप इसमें कौन सा आंसर सही होगा, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, या फिर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, या फिर निगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, या फिर परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। देखो, परमिसिव में क्या पढ़ा था हमने, बताइए। परमिसिव में क्या था, परमिसिव में ये था हमारा कि यहाँ पे बच्चे के साथ में फ्रेंडली वाले रिलेशन है, मतलब बच्चे को पेरेंट्स होते हैं, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ रहा कल पढ़ लेगा। अब बच्चा अगर पूरे साल ना पढ़े तब भी सोचते हैं कोई बात नहीं, बच्चा ही तो, मतलब ओवर फ्रेंडली जो, तो ये तो अच्छा नहीं है। फिर निगलेक्टफुल, ये तो वैसे ही बेकार हो गया। फिर हमारी आती है अथॉरिटेरियन यानी कि तानाशाही वाली, ये भी बेकार है। लेकिन हमारी जो अथॉरिटेटिव है दिस इज़ राइट, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे को पेरेंट्स सुनते हैं प्रॉपर बैठ के, उसकी बातों को, उसके ओपिनियन को, उस हर चीज़ को वैल्यू देते हैं। तो जहाँ एक यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट बन रहा है बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, तब घर में ही बच्चे का अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट है। तो ऐसा बच्चा जब सोशल रूप से बाहर जाएगा सबके साथ में अच्छे से पेश आएगा, क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस है। इसलिए हमारा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं, देखिए, विच पेरेंटिंग स्टाइल इज़ द वन इन विच पेरेंट्स सीम कूल एंड कंट्रोलिंग। पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, कूल एंड कंट्रोल करते हैं देयर इंटरेक्शन विद देयर चिल्ड्रन, मतलब लो वार्म हाई कंट्रोल, यानी कि वही कौन सी पेरेंटिंग शैली है जिसमें माता पिता शांत दिखते हैं, अपने बच्चों के साथ बातचीत भी कंट्रोल वे में करते हैं, यानी कि अथॉरिटेटिव होगा, ये अथॉरिटेरियन होगा, निगलेक्टफुल होगा, या फिर परमिसिव होगा। तो यहाँ पे कूल पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स कैसे हैं, फ्रेंडली हैं। जहाँ बात आ गई फ्रेंडली पेरेंट्स की, वो हमारा आ जाता है अथॉरिटेरियन में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटिंग स्टाइल दैट इज रिस्पॉन्सिव बट अनडोमिनेटिव एंड ओवरली टॉलरेंट अप्रोच टू चाइल्ड रियरिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक पेरेंटिंग शैली है जो उत्तरदायी है लेकिन बच्चे के पालन पोषण के लिए अत्यधिक सहिष्णु दृष्टिकोण है, मतलब कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि रिस्पॉन्सिव है और अनडोमिनेटिव भी है बच्चे के पालन के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव, निगलेक्टफुल, या फिर परमिसिव। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमिसिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चे को मतलब रिस्पॉन्सिव तो है लेकिन कोई डोमिनेटिव नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है बच्चे के पालन पोषण के लिए। तो यहाँ पे हम परमिसिव के साथ में जाएंगे, अथॉरिटेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के साथ में थोड़ा सा डोमिनेशन होता है, बट ऐसा होता है कि बच्चा बर्दाश्त कर सके, हल्का रूल सेट करते हैं यहाँ पे। और निगलेक्ट में मतलब ही नहीं है, वो तो अलग ही पहुँच गया। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉल, इसका आंसर आई थिंक आपको खुद देना है। देखो इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, मैंने 5 रखे थे, तो 4 ही हुए हैं बस। 1 मिनट, कौन सा नहीं किया हमने? ये कर लिया हमने, ये भी हो गया। 1 2 3, अच्छा हो तो गए। 4, हाँ 5। ये वाला आपका होमवर्क है, इसी में पढ़ देती हूँ, करना आपको खुद से। मुझे इसका जवाब चाहिए उसमें कमेंट बॉक्स में। आप लोग हमें इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इनमें से कौन सा कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावित, अरे ये साबित होगा, मुझसे गलत लिख गया है, ठीक है, आप लोग समझ जाना, आप लोग समझदार हो ना। अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, न्यूट्रिशन, डिसीज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का हमारा क्लास इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। क्लास आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करना ना भूला करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, इवन आंसर तो कमेंट्स कर सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इतना एक्टिव हैं। एंड बाकी इसकी PDF तो आपको पता है हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती हैं डेली बेसिस पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप इस पे जुड़ सकते हैं हमारे PDF के लिए। बाकी आपको KVS की जो क्लासेस हैं सभी डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं। बस कल किसी इशू की वजह से नहीं आ पाई थी। और पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। वीडियो कैसी लगती हो कमेंट में ज़रूर बताया करिए। क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा जो आपका होमवर्क बनता है, और रिवीजन करते रहिए। आप जो भी एक हफ्ते में पढ़ते हैं ना, उसको संडे को बैठ के रिवाइज कर लिया करो, ये बेस्ट होता है। एक हफ्ते आपने जो भी स्टडी करी उसको संडे को बैठ के रिवाइज कर लिया। इससे क्या है ना, आप भूलोगे नहीं तो आप पढ़ते जाओगे और भूलते जाओगे, फिर वो चीज़ आपके काम में नहीं आएगी। इसलिए ऐसा किया करिए। बाकी आप उससे एक और चीज़, एक सिंगल सोर्स से पढ़िए और बार बार पढ़िए। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका CDP इससे बाहर जाने की चांसेस ना के बराबर हैं। आप अच्छे से स्कोर करेंगे अगर आप समझ के पढ़ते रहे तो। और मुझे हमें सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। हमारे चैनल को जैसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी कल की अगली क्लास में।